Hey guys, welcome back to our YouTube channel. So finally we are back with the अगरतंत्र सीरीज। इस सीरीज में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 15 तक अपना कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग चैप्टर 16 देखने वाले हैं जिसका नाम है वैध सदृत। तो वैध सदृत को अगर हम लोग नॉर्मल भाषा में बात करें तो क्या होता है? देखो, ये होता है कि डॉक्टर्स या फिर मेडिकल जो प्रैक्टिशनर होता है उसका किस तरीके से व्यवहार या आचरण होना चाहिए। तो सदृत मेनली यही होता है कि अच्छा आचरण, सदाचार, ठीक है, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर इन सिंपलर टर्म्स। अब देखते हैं इस चैप्टर में कौन कौन सी ऐसी चीजें। देखो, सबसे पहले तो हिस्टोरिकल फाउंडेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे कि पहले के टाइम पे क्या कैसे चीजें थी और अब के टाइम पे कैसा है। तो देखो, वैदिक पीरियड के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि हाँ, ये मतलब जो आयुर्वेद था वो अथर्ववेद से निकला था। तो एक प्रिंसिपल सोर्स की अगर बात करें तो वो अथर्ववेद ही रहा है मेडिकल प्रैक्टिस के लिए। तो जो भी चीज़ें अथर्ववेद में चीज़ें बताई गई हैं जिस तरीके से, उसका फॉलो पहले के टाइम पे किया जाता था। और अगर हम लोग देखें तो ओल्डेस्ट नोन लीगल कोड गवर्निंग राइट एंड ड्यूटीज कौन सा है? कोड ऑफ हम्मुराबी, ठीक है, जो कि अराउंड 300 बीसी के टाइम पीरियड का है। फिर एक आता है कॉन्सेप्ट ऑफ धर्म। तो पहले के टाइम पे धर्म होता था, धर्म मतलब होता था राइट बिहेवियर। किसी का कोई धर्म है तो मतलब उसको किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, अच्छा आचरण किस तरीके से रखना चाहिए। तो जो फाउंडेशन था एंशियंट इंडियन सोसाइटी का, तो वो धर्म ही था, ठीक है। और बाकी यहाँ पे और चीजें के बारे में बताया गया, जैसे मनुस्मृति और अर्थशास्त्र जो कौटिल्य का था उसके बारे में बताया गया है कि वहाँ पे ये सारी चीजों का बहुत यूज होता था। अशोका, जो अशोक का टाइम पीरियड था, जो कि अराउंड 270 बीसी का था, तो वहाँ पे स्टेट फाउंडेड हॉस्पिटल्स विद मेडिकल अटेंडेंट एट स्टेट एक्सपेंसेस थे, ठीक है। संहिता पीरियड की बात करें 800 से 700 बीसी। तो संहिताएं ऑफ सुश्रुत एंड चरक रिफ्लेक्ट हाईली इवॉल्व्ड एथिक्स एंड साइंटिफिक रिसर्च। तो जो सुश्रुत और चरक संहिता की अगर बात करते हैं, वहाँ पे अच्छे से एथिक्स की बारे में बात करा गया है। जो भी चरक संहिता आपने पढ़ी अभी तक, उसमें कई जगह पे आपने ये चीज़ देखी होगी कि वहाँ पे कैसा एक जो भी अपना भिषक था, उसका आचरण होना चाहिए, कई सारी जगहों पे बताया गया है, ठीक है। वैद्य के 6 वृत्तियों के बारे में बताया गया था, वैद्य के 4 गुण के बारे में बताया गया था। तो ये सारी चीज़ें हमें चरक संहिता में मिलती हैं। और कहाँ मिली थी हम लोगों को? चैप्टर नंबर 9 में, उद्दक चतुष्पाद अध्याय में हम लोग ने ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। तो वहाँ पे चीज़ें मिलती हैं और भी बहुत सारी जगहों पे चरक ने बताया था। फिर चरक संहिता एथिक्स इन द 4 लिम्स ऑफ ट्रीटमेंट, जो कि हमने बात करी ना कि खुड्डक चतुष्पाद में क्या कौन-कौन सी चीज़ें बताई गई थी, तो वहाँ वही यहाँ पे है। बेशक गद्याणु पश्चात रोगीपात चतुष्टयम् वाला जो श्लोक है 9-3, ठीक है, ये 4 होते हैं। फिजिशियन जो डॉक्टर होता है, पेशेंट, मेडिसिन और नर्स या अटेंडेंट जो भी होता है। अब आइडियल पेशेंट की क्या क्वालिटीज होती हैं और एथिकल प्रिंसिपल्स क्या हैं, 6 क्वालिटीज ऑफ फिजिशियन क्या है, नर्सेज और अटेंडेंट क्या हैं। तो मैं यही बोलूँगा कि यहाँ यहाँ पे एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि ये इंग्लिश वाली चीज़ें हैं। इंग्लिश में ऐसा डायरेक्ट ये सारी चीज़ें नहीं कभी पूछी जाएँगी, और पूछी जाती हैं तो भी आपको जो हिंदी वाला है उसी को इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिखिएगा, और एक बार हिंदी भी ज़रूर लिख दीजिएगा। क्योंकि सिर्फ़ अगर इंग्लिश में पूछ रहा है, दिस मीन्स उसे चाहिए कि बच्चा आयुर्वेद का लिखे उसके बाद वो इंग्लिश में आए, ठीक है? तो जो भी 4 क्वालिटीज़ थी रोगी की, वो सारी आपको याद होना चाहिए विद श्लोक। आपका ये होमवर्क है कि आज जाएँगे चैप्टर नंबर 9 खोलेंगे चरक संहिता का, उसमें आप ये सारी चीज़ें एक बार रिवाइज़ करेंगे। फिर सुश्रुत संहिता की अगर बात करें, तो सुश्रुत ने क्या बताया था? फिजिशियंस ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशंस। अ पेशेंट प्लेसेस कंप्लीट फेथ इन द फिजिशियन, द फिजिशियन मस्ट ट्रीट हिम एज हिज ओन। तब ये बता रहे हैं, सुश्रुत ने बताया कि अगर कोई पेशेंट आता है कंप्लीट फेथ लेके किसी भी फिजिशियन पे, तो फिजिशियन का भी ये धर्म होता है कि वो भी उसे अच्छे से ट्रीट करे और अपना समझ के ही ट्रीट करे। स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड ऑन नॉवल एथॉस, ईयर्स ऑफ स्टडीज रिक्वायर्ड बिफोर प्रैक्टिस। मतलब प्रैक्टिस से पहले ईयर्स ऑफ स्टडीज होती थी उस। तो इस तरीके की चीज़ें बताई गई हैं। प्रैक्टिस बिगिंस ओनली आफ्टर थॉरो स्टडी, परफॉर्मिंग ऑपरेशन, पासिंग टेस्ट एंड ऑब्टेनिंग अथॉरिटी परमिशन। जब आगे आप सुश्रुत संहिता को पढ़ेंगे ना,
तो इसमें शुरुआत के कुछ चैप्टर्स में बस यही सारी चीज़ें बताई गई हैं कि किस तरीके से शिष्य होना चाहिए, किस तरीके से शिष्यों को जो भी ज्ञान मिलता है, ज्ञान लेने के बाद उसको पहले तो एक्सपीरियंस लेना है, अच्छे से सर्जरीज़ परफ़ॉर्म करनी है, ऑपरेशन परफ़ॉर्म करना है, तब जाके वो कहीं एक अच्छा फ़िज़िशियन या फिर अच्छा सर्जन बन सकता है। टीचर must be compassionate, pure, experienced and capable of communicating knowledge। कि जो टीचर है, वो पूरा कंपैशन से पढ़ाए, प्योरिटी से पढ़ाए, एक्सपीरियंस होना चाहिए उसके पास और अपनी नॉलेज को सामने वाले तक समझाने की कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए उसके अंदर, ठीक है? फिर एम ऑफ फिज़िशियन आता है कि फिज़िशियन का क्या एम है? तो सिंपल आपने क्या प्रयोजन पढ़ा है? स्वस्थस्य स्वास्थ्य मातुर स्वीकार प्रशमन का, तो वही सारी चीज़ें हैं, वही एम ऑफ फिज़िशियन होता है। क्वालिटीज़ रिक्वायर्ड इन द स्टूडेंट, तो स्टूडेंट जो होना चाहिए वो नोबल होना चाहिए, ट्रुथफुल होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए, करेजियस, सिम्पैथेटिक, तो नॉर्मल नॉर्मल सी चीज़ें हैं, अच्छी-अच्छी चीज़ें जो भी आपको अपने दिमाग से आती हैं, या तो वो सारी आप लिख सकते हैं। एक्सीलेंट कैरेक्टर होना चाहिए, प्योर बिहेवियर होना चाहिए, वो एकदम समर्पित होना चाहिए टीचर के प्रति और सीखने के प्रति एकदम कंपैशनेट होना चाहिए। ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, दिमाग उसका एकदम तेज़ होना चाहिए, कुछ जजमेंट पावर होनी चाहिए, मेमोरी भी अच्छी होनी चाहिए उसकी, ओपन माइंडेड होना चाहिए, सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, फ्री फ्रॉम फॉल्ट्स, कोई दिक्कत जल्दी ना हो, मस्ट गिव अप डिज़ायर, एंगर, ग्रीड, प्राइड, जेलसी एंड लेज़ीनेस। तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल नॉर्मल सी हैं। मैंने बताया था ना कि एक बार आप अगर पढ़ लेंगे तो आप खुद ब खुद इन सारी चीज़ों को लिखने के कैपेबल हो जाएँगे। फिर यहाँ पे आ रहा है रिलीजियस एथिक्स एंड मॉडर्न इन्फ्लुएंस ऑन इंडियन मेडिसिन। तो बुद्धिस्ट और जैन के क्या एथिक्स थे, मुस्लिम्स में क्या एथिक्स होते हैं और वेस्टर्न मेडिकल इन्फ्लुएंस क्या पढ़ा, ठीक है? बुद्धिस्ट और जैन एथिक्स, देखो ये सारी चीज़ें थोड़ा-सा मतलब ऐसा रखता हूँ मैं कि कहीं से भी अगर डीप में क्वेश्चन आ जाता है, तो आप ऐसा ना हो कि ये लगे आपको कि आपने कभी नहीं पढ़ा। तभी मैं ये सारी चीज़ें लेकर आता हूँ क्योंकि कोई भी ऐसे फैक्ट्स नहीं छूटने चाहिए जो आ गए तो दिक्कत हो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स आते हैं, आप लोगों को लगता है ना अगत तंत्र में बहुत ईज़िली लिख लेंगे, तो लिखने वाला पार्ट तो ईज़ी हो जाता है, चलो मान लिया कि लिख लोगे। लेकिन जहाँ एमसीक्यू आएँगे वहाँ फँस जाओगे क्योंकि अगत तंत्र सिर्फ़ लिखने वाला सब्जेक्ट नहीं होता, उसमें 20 एमसीक्यूज़ आएँगे तो दिक्कत होती है और अच्छे-अच्छे एमसीक्यू आते हैं, ये भी नहीं कि ऊपर-ऊपर से आ जाएँगे, कि आप बता दीजिए कि क्या-क्या होता है नॉर्मल नॉर्मल। ये नहीं आएगा, अंदर से आएँगे कि बुद्धिस्ट और जैन एथिक्स में सुप्रीम फिजिशियन कौन थे, ठीक है? क्या उनका काल था और किस चीज़ को बताया गया था, करुणा करुणा किसके अंतर्गत आता है, बुद्धिस्ट, जैन एथिक्स के अंदर, मुस्लिम्स के अंदर या फिर वेस्टर्न मेडिकल इन्फ्लुएंस। तो इस तरीके के जब क्वेश्चन बनते हैं ना तो घूम जाता है दिमाग। तो बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट और जैन एथिक्स की अगर हम लोग बात करें, तो बुद्धिज्म एंड जैनिज़्म स्ट्रेस एंडिंग द साइकिल ऑफ रीबर्थ, मतलब ये मोक्ष की प्राप्ति पे ज़्यादा ज़ोर डालते हैं कि हाँ, एक रीबर्थ की जो कंटीन्यूअस साइकिल चल रही है, वो किसी तरीके से एंड हो। बुद्धिज़्म में जो बुद्धा थे, जो कि सुप्रीम फिजिशियन कहे जाते हैं, इज़ द सेंट्रल ऑफ धम्म धम्मा। मेडिकल एथिक्स की बात करें तो गाइडेड बाय कुरान, तो कुरान में जो भी चीज़ें लिखी गई हैं, उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें चलती हैं। मुस्लिम डोमिनेंस इन इंडिया बिगेन विद द दिल्ली सल्तनत, 1300 एडी के करीब जो दिल्ली सल्तनत थी उसके बाद से इंडिया में मुस्लिम डोमिनेंस बढ़ा और मुगल्स 1526 एडी। हकीम जो होते थे फिजिशियन उनको बोलते थे, फ्रॉम पर्शियन, ग्रीक, रोमन ट्रेडिशन उससे बनते थे। कोडिफिकेशन ऑफ मेडिकल एथिक्स इज अ रीसेंट फिनोमिना गेनिंग अराउंड गेनिंग ग्राउंड इन सऊदी अरेबिया एंड गल्फ स्टेट। पे नॉर्मल चीज़ें हैं। वेस्टर्न एंड मेडिकल इन्फ्लुएंस की बात करें तो यहाँ पे ये बताया गया कि इंडियन मेडिकल सर्विस एस्टैब्लिश मेडिकल स्कूल्स स्टार्टिंग विद कैलकाटा 1853। हम लोग ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि सबसे पहला जो मेडिकल कॉलेज या मेडिकल स्कूल बना था वो कैलकाटा ही में बना था, कोलकाता में। इंट्रोड्यूसिंग वेस्टर्न एथिक्स, वहाँ पे वहाँ से वेस्टर्न एथिक्स, वेस्टर्न नॉलेज जो आज हम लोग एलोपैथी पढ़ते हैं, वो वहाँ से चीज़ें आई। हिप्पोक्रेट को हम लोग फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन बोलते हैं। इसीलिए जो हिप्पोक्रेटिक ओथ होती है, आज वो फाउंडेशन बनी है मॉडर्न एलोपैथिक प्रैक्टिस की, ठीक है? तो इस तरीके से मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, एलोपैथी है, वो आई। बाकी तो ये चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, ये सारी चीज़ें हमेशा से इंडिया में रही हैं और इंडिया की ही हैं। बाकी बाहर से ये वाली चीज़ें आई हैं जैसे क्या कहते हैं
ये हकीम का कॉन्सेप्ट हो गया जो पर्शिया, ग्रीक, रोमन ट्रेडिशन से आया है। ये वेस्टर्न इन्फ्लुएंस हो गया, एलोपैथ हो गई जो कि बाहर से आई है, जो जो भी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके थ्रू कलकत्ता में सबसे पहला बना था। ठीक है? इंडियन मेडिकल सर्विस एस्टैब्लिश मेडिकल स्कूल स्टार्टिंग विद कलकत्ता इन 1835। ठीक है? फिर मेडिकल ओथ अलग-अलग यहाँ पे बताई गई हैं, महर्षि चरक ओथ और हिपोक्रेटिक ओथ। तो देखो, ये तो अपना आयुर्वेद वाला है, ये अपना एलोपैथ वाला है। दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट आते हैं, दोनों ही अपनी-अपनी जगह पे बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कोई एक पैथी ही सबसे श्रेष्ठ है हर एक मायने में। कुछ-कुछ पैथीज़ की कुछ-कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, कुछ प्रोज़ होते हैं, कुछ कॉन्स होते हैं, तो वो सारी चीज़ों को साथ में लेके चलना चाहिए और हर एक पैथी की रिस्पेक्ट के साथ अपनी पैथी को ऊपर ले जाना चाहिए। किसी को नीचा दिखा के खुद ऊपर नहीं जा पाओगे कभी भी ज़िंदगी में। खुद इतने कैपेबल बनो कि कोई आस-पास भी ना टिक पाए तुम्हारे। हाँ, मानते हैं कि जैसे मॉडर्न में अपना ठीक है सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं, बॉडी अपने आप हील होती है, जो भी सिस्टम से जैसे कोई नर्व है, दर्द हो रहा है तो नर्व का जहाँ से भी कंडक्शन हो रहा है इम्पल्स का, उसको ब्लॉक कर दिया, पेन रिलीफ हो गया। और आयुर्वेद में अपना क्योर देखते हैं, डीप में जाते हैं कि हाँ, वात में कौन-सा दोष इम्बैलेंस हुआ है, क्यों इम्बैलेंस हुआ है, इसको कैसे सही करेंगे, ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो इन सारी चीज़ में क्रॉनिक डिज़ीज़ में हमेशा आयुर्वेद ही ऊपर रहेगा, चाहे कोई माने, चाहे कोई ना माने। लेकिन जहाँ पे भी इमरजेंसी कंडीशन आएगी, तो वहाँ पे एलोपैथ ही ऊपर रहेगा, चाहे कोई माने, चाहे कोई नहीं। तो दोनों ही अपनी-अपनी जगह पे दी बेस्ट। ठीक है? हाँ, कुछ लोग बोलेंगे कि हाँ, आयुर्वेद में वो सबसे मतलब इमरजेंसी के लिए ये था, वो आइफ़ेन देते थे और अपना भांग-वांग दे के सारा सही करते थे, पेन रिलीफ़ करवाते थे। हाँ, वो करवाते थे, बिल्कुल सही बात है, लेकिन आजकल के टाइम में वो उस लेवल की चीज़ें नहीं हैं, जिस लेवल की पहले हुआ करती थी। पहले नॉलेज ज़्यादा थी, तो पहले चीज़ें चल जाती थी, लेकिन आज मतलब इतना ब्रिटिशर्स आए, मुगल्स आए, तो बहुत सारी जो नॉलेज है वो खत्म भी हुई है। बहुत सारी ऐसे बुक्स हैं, टेक्स्ट हैं, एंशिएंट क्लासिक्स जो कि खत्म कर दिए गए थे। तो आज उतना एडवांस चीज़ें नहीं है जितना पहले के टाइम पे हुआ करती थी, लेकिन स्टिल इतनी रेलेवेंसी रख रही है कि आज भी जो भी क्रोनिक डिज़ीज़ होती है वो सही कर पाती है। ठीक है? तो ये हमेशा दिमाग में रखना कि ये बहुत अच्छा है, लेकिन सामने वाले का भी खराब नहीं है। सामने वाले का भी अच्छा है, हमारा भी अच्छा है, बट हम और अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है? ठीक है, मैं मानता हूँ कि वो भले ही नीचे होंगे, लेकिन क्यों ऐसा बार-बार बोलना कि हाँ, तुम नीचे हो, तुम नीचे हो। वो सामने हमने बोला कि हम नीचे हो। तो इस तरीके से चीज़ें नहीं चलती। अच्छा बनो, अच्छा काम करो, ज़ाहिर-सी बात है, जो अच्छा होगा वो दिख जाएगा। फिर यहाँ पे चीज़ें बताई गई हैं, इसको याद नहीं करना आपको। जैसे आपको कॉलेजेस में चरक ओथ दिलाई जाती थी और कहीं-कहीं पे हिप्पोक्रेटिक ओथ भी दिलाई जाती है एमबीबीएस की अगर बात करें तो। तो बस इसको एक बार पढ़ लीजिए, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा जिससे कोई क्वेश्चन भी नहीं आने वाला, कभी ये भी नहीं आएगा कि चरक ओथ लिखो। लेकिन हाँ, एक बार ये इंग्लिश वाला पार्ट इसका याद करने की कोशिश कर लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा कि हाँ, कभी आ गया तो क्या करेंगे। की प्रिंसिपल देख लीजिएगा, आपको ईज़ी रहेगा याद करने में, ठीक है? फिर एनसीएसएम की बात करें तो नेशनल कमीशन ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन इसका फुल फॉर्म होता है। इम्पोर्टेंट आता है इसका फुल फॉर्म। इसके फुल फॉर्म में आप कभी कोई गलती मत करिएगा। तो देखो इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा on January 7, 2019, the NCSM bill repeals the Indian Medicine Central Council Act 1970। ठीक है, पहले ये एक्ट था, फिर उसके बाद एनसीएसएम का बिल आया, एनसीएसएम बिल जो कि 2019 में आया। Ensuring quality professional latest research adaptation, periodic institutional assessment and grievance redressal। ठीक है, पहला तो है बोर्ड ऑफ आयुर्वेदिक एंड बोर्ड ऑफ यूनानी सिद्धा सोवा रिग्पा formulate standard curriculum and grant recognition for UG and PG qualification in respective disciplines। ठीक है कि यूनानी में पीजी और यूजी, आयुर्वेदा में यूजी पीजी और बाकी ऐसी तरीके से यूजी पीजी कोर्सेज को अपना देता है। मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड की रेट्स एंड असेस द इंस्टीट्यूट। उनको पैसे का
पेनल्टी भी लगाता है कि अगर कहीं पे कोई दिक्कत है, कोई इंस्टीट्यूट सही नहीं है तो मॉनेटरी पेनल्टीज, ग्रांट्स परमिशन फॉर न्यू इंस्टीट्यूट। Ethics and Medical Registration Board maintains National Register of Licensed Practitioner, regulates professional conduct, only registered practitioner may practice। ठीक है, मतलब किसी को प्रैक्टिस करना है तो उसको रजिस्ट्रेशन देना इसका काम है। एंट्रेंस एग्जामिनेशंस करवाना, यूनिफॉर्म नीट फॉर यूजी एडमिशन, यूनिफॉर्म पीजी, नेशनल एंट्रेंस टेस्ट, national teachers eligibility test for post graduation wishing to teach। ठीक है, the NCSM has 29 members appointed by the central government with a search committee recommending names for chairperson and board president। max 4 साल के लिए बनता है। स्टेट मेडिकल काउंसिल must be established within 3 years। ठीक है, तो ये सारी कुछ फैक्ट्स हैं, एक बार पढ़ लीजिएगा। एनसीएसएम इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, इसलिए इसको एक बार अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। कोई चीज़ ना समझ में आए, वैसे बहुत शॉर्ट में करके दे दिया है और इतने में सारी चीज़ें आपकी कवर हो जा रही हैं। फिर हाँ, ये वाला जो पार्ट आता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्यूटीज़ राइट्स एंड प्रिविलेज ऑफ अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो ड्यूटीज़ उसकी क्या होती हैं टुवर्ड्स पेशेंट। तो जब भी कोई फिजिशियन होता है, जब भी कोई प्रैक्टिशनर होता है, वो ट्रीटमेंट करने के लिए मान जाता है, तब से उसकी ड्यूटी चालू हो जाती है। भले ही वो फ्री केस है, बट अगर वो उसको ट्रीट कर रहा है तो उसकी ड्यूटीज़ वहाँ पे लगेंगी, बिगिन्स हो जाएँगी। तब तक वो केस देखेगा जब तक उसको अटेंशन चाहिए होगा। गिव लायबल प्रिस्क्रिप्शन, वॉर्न्स द साइड इफ़ेक्ट, कि इसके ये साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वो उसे बताना पड़ेगा। प्रिस्क्रिप्शन जो भी दे रहा है उसका। इन्फॉर्म पेशेंट इन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज, जो भी पेशेंट की लैंग्वेज है, उसकी लैंग्वेज में ही उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि सारी चीज़ें ये ऐसे होगा, वो वैसे होगा। मेंटेन पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी, कि उसका कॉन्फिडेंशियल जो चीज़ें हैं, वो कॉन्फिडेंशियलिटी एकदम बनी रहे, उसकी जो सीक्रेसी है, उसका नाम, उसका एज, ये सारी चीज़ें बाहर नहीं लाना है उसको। एडवाइस इन्वेस्टिगेशन, एक्स-रे, बायोप्सी, ये सारी चीज़ें नहीं बताना है। वार्न थर्ड पार्टीज ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। ठीक है, ड्यूटीज टुवर्ड्स स्टेट क्या है, असिस्ट पुलिस इन सस्पेक्टेड पॉइजनिंग केस। पुलिस, अगर कोई पॉइजनिंग का केस है तो पुलिस की मदद करनी है। रिपोर्ट कम्युनिकेबल डिजीज, बर्थ, डेथ एंड एपिडेमिक्स, ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो उसको रिपोर्ट करना है। कोई बर्थ होता है नया तो उसको बताना है। रिस्पॉन्ड टू इमरजेंसी मिलिट्री सर्विस व्हेन रिक्वायर्ड। राइट्स एंड प्रिविलेज, राइट टू चूज पेशेंट। देखो ये इंपॉर्टेंट आता है कि उसको पेशेंट चूज करने का राइट है, लेकिन अगर कोई इमरजेंसी है तो वो रिफ्यूज नहीं कर सकता। राइट टू इश्यू मेडिकल सर्टिफिकेट एंड मेडिको लीगल रिपोर्ट्स, राइट टू यूज क्वालिफिकेशन टाइटल्स, राइट टू प्रैक्टिस मेडिसिन, राइट टू रिकवर फीस, कोर्ट असिस्टेंट इफ नीडेड। कोई अगर पेशेंट जो नहीं दे रहा है तो वो रिकवर कर सकता है। राइट टू अपॉइंट इन पब्लिक हॉस्पिटल, राइट टू possess and supply dangerous drug, राइट टू गिव एविडेंस एज एक्सपर्ट विटनेस। तो एक एक्सपर्ट विटनेस की तरह वो एविडेंस भी दे सकता है। अब एक्सपर्ट विटनेस क्या होता है हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 17, जिसमें हम लोग कोर्ट और जो भी लीगल प्रोसीजर्स होते हैं उनके बारे में बात कर रहे होंगे। जनरल ड्यूटीज की बात करें तो मेंटेन डिग्निटी ऑफ प्रोफेशन, जो भी उसका प्रोफेशन है उसकी डिग्निटी को हमेशा मेंटेन करे। नॉलेज इम्प्रूव करता रहे हमेशा। रिकॉर्ड को मेंटेन रखे, मिनिमम 3 साल तक तो रखे ही रखें। डिस्प्ले रजिस्ट्रेशन नंबर, उसका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको डिस्प्ले रखें। प्रिस्क्राइब जेनरिक नेम्स, डिस्प्ले फीस, ऑब्जर्व लॉ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। तो एनसीएसएम और ड्यूटीज, राइट एंड प्रिविलेज ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। फिर यहाँ पे आता है कंसेंट, प्रोफेशनल सीक्रेसी एंड नेग्लिजेंस। देखो कंसेंट जो होता है वो 3 टाइप का होता है, इम्प्लाइड, वर्बल और रिटन। इम्प्लाइज पैसिव कॉपरेशन, नो डॉक्यूमेंटेशन इसमें नीडेड होती है। वर्बल, स्टेटेड वर्बल एडिकेट फॉर रूटीन प्रोसीजर विद रिकॉर्ड्स। रिटन, रिक्वायर्ड फॉर सर्जरीज, इन्वेजिव प्रोसीजर, हाई रिस्क मेडिकेशन। इन्फॉर्म्ड कंसेंट, मतलब जैसे कोई होता नहीं कि पेशेंट आता है बहुत इमरजेंसी में, तो सबसे पहले कंसेंट फॉर्म साइन कराया जाता है कि हाँ हम इसका इलाज तो करने जा रहे हैं, लेकिन ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट अगर कोई भी दिक्कत आती है तो हमारे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के अनुसार हम इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होने वाले। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं।
इन्फॉर्म्ड कंसेंट एक्सेप्शन, तो incapacitated patient, life threatening emergency, voluntary waivers, children under 17, prisoners। ठीक है, इसमें इन्फॉर्म्ड कंसेंट सिर्फ काफी नहीं होता। प्रोफेशनल सीक्रेसी, डॉक्टर्स मस्ट नॉट डिस्क्लोज पेशेंट इंफॉर्मेशन विदाउट कंसेंट। जब तक कि पेशेंट का कंसेंट नहीं है तब तक ही वो पेशेंट की इंफॉर्मेशन को बाहर नहीं डिस्क्लोज कर सकता, इंक्लूडिंग द पेरेंट्स ऑफ माइनर, स्पाउस और एम्प्लॉयज। एक्सेप्शंस, नोटिफाइबल डिजीज, कोई ऐसी डिजीज है जिसमें नोटिफिकेशन देना पड़ेगा, कोर्ट का कोई ऑर्डर है, या फिर लाइफ इंश्योरेंस है, तो सबकी बात अलग है। ठीक है। प्रोफेशनल नेग्लिजेंस, देखो प्रोफेशनल नेग्लिजेंस की अगर बात करें तो सिविल, causes harm, damage, compensated by money, no legal punishment। कोई अगर प्रोफेशनल नेग्लिजेंस होता है तो सिविल कह सकते हैं सिविल कोर्ट के अंदर जाएगा। कॉजेज हार्म, अगर हार्म और डैमेज करा है, ये मनी से कंपनसेट हो सकता है, कोई लीगल पनिशमेंट ऐसा नहीं मिलेगी। अगर क्रिमिनल है, क्रिमिनल मतलब मोर सीरियस, इन्वॉल्व पेशेंट डेथ, अगर कोई पेशेंट मर गया, ग्रॉस इनकॉम्पिटेंस, सेक्शन 304 ए आईपीसी के तहत या सेक्शन 337 आईपीसी के तहत उसको आगे देखा जाएगा कि कैसे क्या चीजें होंगी। फिर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, नॉन मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स एंड डिस्प्लेइंग रजिस्ट्रेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट अगर उसने करा है, सेलिंग शेड्यूल एच एंड एल ड्रग्स टू पब्लिक, डिस्क्लोजिंग प्रोफेशनल सीक्रेट्स, पब्लिशिंग पेशेंट फोटो विदाउट परमिशन। तो ये सारी चीजें प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के अंदर आती हैं। अनएथिकल एक्ट, soliciting patient using tout advertising, receiving gift, कोई गिफ्ट दे रहा है, कमीशंस फॉर रेफरल, और प्रिस्क्राइबिंग सीक्रेट रेमेडीज, वैसे सीक्रेट रेमेडीज को प्रिस्क्राइब कर रहा है। तो फिर डिफेंस अगेंस्ट नेग्लिजेंस, मेडिकल रिकॉर्ड एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो डिफेंस इन नेग्लिजेंस सूट्स, तो prove no duty of care existed toward the patient, prove treatment was given with due care, best effort and appropriate method। मतलब नॉर्मली यही चीजें हैं कि यहाँ पे ये चीज प्रूव करना पड़ेगा कि जो भी ट्रीटमेंट दी गई है वो एकदम अच्छे तरीके से दी गई है, विद ड्यू केयर, बेस्ट एफर्ट और अप्रोप्रिएट मेथड। सारी चीजें जो मेडिकल नॉर्म्स के अंडर आती हैं उनके उसके मतलब अनुसार ही चीजें दी गई हुई, उसको ऐसे प्रूव करना पड़ेगा। प्रूव द पेशेंट सफर्ड नो इंजरी फ्रॉम द ट्रीटमेंट। तो ये डिफेंस अपना कोई दे सकता है अगर के खिलाफ नेग्लिजेंस का आरोप लगा है तो। आईपीसी सेक्शन 87 टू 93 प्रोटेक्ट करता है एक प्रैक्टिशनर को फ्रॉम क्रिमिनल लाइबिलिटीज व्हेन कंसेंट इज गिवन। ठीक है, अगर कंसेंट ले रखा है तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी प्रैक्टिशनर को, कोई भी क्रिमिनल लाइबिलिटीज नहीं लगेंगी उस पर। लैंडमार्क केस यहाँ पे बताया गया है। और बस इसके बाद आता है मेडिकल रिकॉर्ड। तो मेडिकल रिकॉर्ड कंटेन पेशेंट्स हिस्ट्री, फाइंडिंग, टेस्ट रिजल्ट्स एंड मेडिकेशंस की फॉर फॉलोइंग अप और फॉलो अप, टीचिंग, रिसर्च एंड लीगल केसेस। एडल्ट पेशेंट 3 साल के लिए, नियोनेटल 21 साल, मेंटल रिटार्डेड फॉर एवर, जब भी हॉस्पिटल ऑपरेट करता है तब तक उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। पीडियाट्रिक्स अंटिल द एज ऑफ मेजोरिटी, मेडिको लीगल अंटिल फाइनल केस जो होगा वो उसका कोई सुनवाई नहीं आ जाती तब तक। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 आया था, प्रोटेक्ट कंज्यूमर अगेंस्ट हैजार्डस गुड, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड इंश्योर्स राइट टू इंफॉर्मेशन, रिड्रेसल एंड एजुकेशन। अमेंडमेंट इसके इतने इतने टाइम पे हुआ था, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं पूछा जाता, बट हाँ एक जनरल आइडिया आपको होना चाहिए। जुरिस्डिक्शन, डिस्ट्रिक्ट फोरम अप टू 20 लाख, स्टेट कमीशन 20 to 1 करोड़ और नेशनल कमीशन अबव 1 करोड़। पेनल्टीज और अपील्स की बात करें तो नॉन कंप्लायंस 1 मंथ से लेकर 3 साल तक की इम्प्रिजनमेंट होगी, 2000 से 10,000 रुपये तक का फाइन होगा, और अगर फॉल्स कंप्लेन है अप टू 10,000 पेनल्टी लगेगी और अपील विद इन 30 डेज। ये सारी चीज़ें हैं। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। बहुत ऐसा कुछ है नहीं, नॉर्मल चीज़ें लिखी हुई हैं, और जो भी चीज़ें मैंने एक बार बता दिया है कि क्या-क्या इम्पोर्टेंट, क्या-क्या आपको याद करने की ज़रूरत है।
ड्यूटीज, राइट्स एंड प्रिविलेज ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो हम लोग ने देखा, ये इंपॉर्टेंट आता है। आपका एनसीआईएसएम इंपॉर्टेंट आता है इस चैप्टर से। बाकी थोड़ा बहुत कंसेंट, टाइप्स ऑफ कंसेंट और डिफेंस पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है। बाकी चरक ओथ को एक बार पढ़ लीजिएगा, और ऐसा तो पुरानी सी चीज़ें हैं, उसमें कुछ ऐसा नहीं है। चरक के अकॉर्डिंग ये जो विषगद्याणुपस्ताता रोगी पाद चतुष्टयम, जो 4 पाद हैं चिकित्सा के, वो आपको पता होने चाहिए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर, ठीक है। इससे लॉन्ग नहीं आएगा, तो उसी हिसाब से आप तैयार करिए कि कोई भी टॉपिक है आप 2 पेजेज़ लिख पाएँ। बाकी अपने आप से पढ़ा करिए, ताकि आपको खुद बनाने का आए, कि हाँ, आप खुद भी बना पाएँ चीज़ों को, ठीक है। तो इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि लीगल प्रोसीजर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, टाइप्स ऑफ कोर्ट के बारे में बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। बाकी इसी तरीके से पढ़ते रहिए, मज़े करते रहिए। अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आपके ऊपर है, अगर कंटेंट अच्छा लगेगा तो आप ज़रूर करेंगे, आई नो। और इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखिए, जो आपका सपोर्ट चल रहा है चीज़ों पे, और इसी तरीके से मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने की आपके लिए कोशिश करूँगा हमेशा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय-बाय। मज़े करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए।